नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज जो हमारा क्लास हो जाएगा वो लेक्चर नंबर 2 होगा। इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट किया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा दूं कि भारत का संवैधानिक विकास हम लोग वहां से स्टार्ट किए हैं जब हमारे देश में अंग्रेज आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपने तरफ से पहली बार भारत में क्या करता है, शासन व्यवस्था को लागू करता है, राजनीतिक व्यवस्था का स्थापना करता है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला जो कानून होता है भारत में वो रेगुलेटिंग एक्ट होता है 1773 का। वहीं से कल मैंने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया था और 1781 का मैंने क्या बताया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में कल मैंने बताया था। आज उसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग का कंपनी का शासन को मैं खत्म कर दूं। चलिए देखते हैं क्या बोलता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है। ये इंपॉर्टेंट के पहले मैं ले लेता हूँ, चलो मिल गया, पेन का कर लेता हूँ मैं कलर को पॉइंट चेंज। ठीक है, चलो चलो हो गया। चलो अब देखो क्या बोलता है। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कब आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड यानी जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे। इसका मुख्य कार्य क्या था, डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना था, ठीक है। अब देखो जो भी गवर्नर जनरल हो जाएंगे, जो भी डायरेक्टर्स हो जाते थे ना, तो उसका नियम, उसका कानून, जो जो वो योजना नीति बनाता था उस पर क्या करता था, नियंत्रण करने का काम करता था। और नियंत्रण करने का काम कौन करता था, तो नियंत्रण बोर्ड करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के समय की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है, नोट करके एक पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पिट्स इंडिया एक्ट को ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन होते, विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया। इन्हीं के नाम से पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिट्स इंडिया एक्ट का नाम किसके नाम से पड़ा है, तो पिट्स इंडिया एक्ट उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन होते हैं, विलियम पिट होते हैं। कब, 1784 में। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो विलियम पिट होते हैं और यही विलियम पिट के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट को, और इन्हीं के नाम से ही पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्दी हो गया बड़ी खतरनाक दोस्तों। हाँ, चैनल पे नया है तो चैनल के लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अब देखो इसके द्वारा कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार हुआ, लेखांकन की व्यवस्था की गई। अब देखो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से 20 साल के लिए व्यापार करने का मौका मिला। मतलब इन लोग क्या किया ना, वर्चस्व स्थापित करने का मेन मकसद इन लोग क्या किया है बच्चों कि 20-20 साल, जैसे हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना आई है 1951 में कि हर 5 साल में क्या करना है, हमारे देश को विकसित करना है, हमारे देश को विकास की ओर ले जाना है। तो 5 साल का टारगेट लिया था कौन, इंडिया सरकार, भारत सरकार ने। जवाहरलाल नेहरू के समय जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में आई थी, तो क्या 5 साल का टारगेट लेके किया था। ठीक यही कंडीशन लागू होता है हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो कि भारत से व्यापार करता है और हर 20-20 साल में 20 साल किया, फिर 20 साल बढ़ा दिया, फिर 20 साल बढ़ा दो, फिर 20 साल बढ़ा दो। तो इसी तरह 20-20 साल करने के साथ साथ क्या किया, अपना व्यापार को बढ़ाते चला गया। क्लियर है। चलिए कौन सा एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। अब देखो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्या किया गया, व्यापारिक कंपनी को और राजनीतिक कंपनी को, यानी व्यापारिक कंपनी को अलग और राजनीतिक हस्तक्षेप करने वाले को, दोनों को अलग कर दिया गया। पहले क्या था, दोनों व्यापारिक कंपनी और राजनीतिक कंपनी दोनों साथ काम करी थी, एक ही जगह वो काम करते, लेकिन नहीं, तू अपन बिजनेस तू संभाल, तो अपन राजनीतिक व्यवस्था तू संभाल, यानी बिजनेस को राजनीतिक से क्या कर दिया, एक दूसरे से अलग कर दिया। तो कौन से एक्ट के तहत, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होता है।
व्यापारिक कार्यों का प्रबंध कंपनी के निर्देशकों द्वारा किया जाने लगा, जबकि राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा किया जाने लगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने का कोशिश करना। व्यापारिक को और राजनीतिक मामले को दोनों को हम क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो व्यापारिक का कार्यभार कौन संभाल रहा है, तो व्यापारिक का कार्यकाल निर्देशकों द्वारा यानी कंपनी के निर्देशकों द्वारा, और राजनीतिक का जो कार्यभार जो संभाल रहा है वो नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा किया जाने लगा। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना क्यों हुई, तो क्यों हुई थी, ताकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रहा था कि कंपनी का जो भी राजनीतिक मामला था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी राजनीतिक मामला था उसका नियंत्रण किस पे था, तो उसी को नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामला को देखेगा और कंपनी के जो निर्देशक है वो कंपनी का मामला, व्यापार का मामला को देखेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए, बोर्ड रहता तो और अच्छे से समझाते दोस्तों, आप लोग को दिक्कत नहीं लेना है। अब देखो फिर क्या बोलता है, नोट नंबर 2 बोलता है कि अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे। कंपनी के निदेशक बोर्ड कौन, व्यापार के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले के लिए। निदेशक बोर्ड और व्यापार का नियंत्रण किसके हाथों में, तो निदेशक बोर्ड के हाथों में, और राजनीतिक का नियंत्रण किसके हाथों में, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सब की स्थापना कब होती है, तो 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया जाता है। इस एक्ट 1784 से पहले गवर्नर जनरल की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी, किंतु अब उनकी नियुक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा की जाने लगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ देगा क्वेश्चन कि कौन से एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की नियुक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा किया जाने लगा, तो 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अब देखो पहले क्या था ना कि 1784 से पहले जो गवर्नर जनरल जो इलेक्ट होते थे तो उन्हें कौन करता था, तो उन्हें रानी सम्राट के द्वारा, ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा किया जाता था। लेकिन जब 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई तो गवर्नर जनरल को इलेक्ट कौन कर रहा है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा गवर्नर जनरल को इलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है। नोट नंबर 3 क्या बोलता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इस व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था नाम दिया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो द्वैध शासन व्यवस्था का नाम किस व्यवस्था को दिया गया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हम लोग द्वैध शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाएगा। इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला कारण था क्या, कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा था ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि भारत में पहली बार भारत को ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। पहली बार कंपनी यानी भारत अब क्या हो गई, कंपनी के अधीन होते जा रही है धीरे धीरे, और ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। कि अब कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण किसका हो जाएगा, तो ब्रिटिश सरकार का हो जाएगा, यानी ब्रिटेन के संसद का हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है। यही था आपका 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। मुख्य बातें मैं बता दिया। अब देखो मैं कल बताया था ना कि कंपनी के द्वारा जो भी नियम कानून को लागू किया गया उसे चार्टर एक्ट कहते थे। ठीक है, अब देखो चार्टर एक्ट 1786 क्या बोलता है। 1786 एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल, चलो इसका कर देते, चलो इसको कर देते यहाँ। ठीक है, चलो 1786 एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल एवं मुख्य सेनापति पद को मिला दिया गया और गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1786 एक्ट के अनुसार या 1786 चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और जो मुख्य सेनापति थे ये दोनों पद को क्या किया गया, आपस में मर्ज कर दिया गया और सर्वोच्च किसे बना दिया गया, तो सर्वोच्च सेनापति गवर्नर जनरल को बना दिया गया।
कौन से अधिनियम के तहत, कौन से चार्टर एक्ट के तहत? तो 1786 के चार्टर एक्ट के तहत। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्तियां भी प्राप्त हो गई। अब जो गवर्नर जनरल सिर्फ कंपनी पर नियंत्रण करता था, अब वो गवर्नर जनरल क्या किया? सर्वोच्च सेनापति बन गया। अब हम कल के वीडियो में बताए थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या बताया था कि गवर्नर जनरल कार्यपालिका गवर्नर जनरल, कंपनी और सर्वोच्च न्यायालय, ये तीनों में हो गया मतभेद, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो यही मतभेद को सुलझाने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, जिसमें से ये बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय गवर्नर जनरल में हस्तक्षेप यानी गवर्नर जनरल की बातों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। बोलने का मतलब है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में क्या कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर आपके गवर्नर जनरल हो जाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ 1786 का भी चार्टर एक्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत का अंग्रेज का जो सर्वोच्च सेनापति कौन बना दिया गया? गवर्नर जनरल को बना दिया गया। 1786 में क्या किया गया? गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति को आपस में क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। अब ये दोनों जो बनाया गया यानी सर्वोच्च सेनापति, ठीक है, और गवर्नर जनरल, ये दोनों पोस्ट किसको मिला? तो इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम कर्नवालिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसे? तो कर्नवालिस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सर्वोच्च सेनापति और गवर्नर जनरल का पोस्ट दोनों एक ही इंसान को मिला। उनका नाम क्या था? लॉर्ड कर्नवालिस नियुक्त की गई थी, जिससे यह दोनों अधिकार प्राप्त हुए थे। ये वाला दिमाग में याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, कि सर्वोच्च सेनापति का और गवर्नर जनरल का पोस्ट किसे दिया गया? तो लॉर्ड कर्नवालिस को दिया गया। कब दिया गया? तो 1786 में दिया गया। यानी गवर्नर जनरल का पोस्ट और सर्वोच्च सेनापति का पोस्ट, दोनों पोस्ट एक इंसान को दिया गया जिसका नाम था लॉर्ड कर्नवालिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाबू रे बोंस कर तो बोलियो बाबू। 1793 का चार्टर एक्ट। अब 1793 का चार्टर एक्ट क्या है? तो सर्वप्रथम कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा फिर से अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई है तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालयों को प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा मद्रास, कलकत्ता एवं बम्बई जैसे महानगरों के लिए नगर निगम की व्यवस्था की गई। नगर निगम की व्यवस्था यानी महाराष्ट्र यानी मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, ठीक है, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में पहली बार नगर निगम की स्थापना की गई थी 1793 ईस्वी में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर से क्या किया गया? सर्वप्रथम कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, यानी जो कंपनी जो व्यापार कर रहे थे, फिर से उसके अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। अब यहीं से क्या हो जाता है कि कंपनी को लिखित यानी कंपनी को लिखा हुआ शासन दे देता है कि कंपनी को लिमिटेशन दे दिया जाता है कि तुम इसके अंदर रह के काम करोगे, तुम्हारा काम 8 घंटा हो, तुम्हारा इतना मतलब लिखा हुआ शासन क्या मिलता है? पहली बार कंपनी को मिल जाता है। क्लियर है? प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया 1793 में। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में नगर निगम की स्थापना की गई थी 1793 का चार्टर एक्ट के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813। अब ये चार्टर एक्ट 1813 क्या है समझना। भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, अर्थात अब अन्य सभी ब्रिटिश नागरिकों को भी भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त थी, किंतु चीन के संबंध में तथा चाय के संबंध में एक अधिकार बना रहा। अब देखो चार्टर एक्ट 1813 के अधिनियम के अनुसार क्या किया गया कि पहले भारत से कंपनी ही व्यापार कर सकते थे, लेकिन नहीं, अब ब्रिटेन के हर नागरिक जो और जाके भारत से व्यापार जेकरा मन हो ओकरा जोरे और जाकर कर भारत से व्यापार कर। कोई भी इंसान जाके अब भारत से क्या कर सकता था? व्यापार कर सकता था। लेकिन
चीन के साथ जो मैत्री संबंध था, चाइना के साथ संबंध और चायपत्ती का व्यापार, ये दोनों में एक अधिकार किसका बना रहा? तो कंपनी का बना रहा। यानी संसद का, ब्रिटेन का संसद अपना अधिकार में रख लिया खाली चाइना और चायपत्ती। बाकी सभी आदमी बोले जो रे जेकरा मानो चल जो रे भारत जो रे काले कंपनी करे व्यापार करे ले रे। ठीक है, तो यही पहली बार ब्रिटिश कंपनी के द्वारा आम नागरिकों को भी मौका दिया गया भारत के साथ व्यापार करने का 1813 में। और इसी 1813 में क्या किया गया? भारत में मिशनरियों का धर्म प्रचार की छूट व भारत में बसने की अनुमति दी गई। यानी पहली बार मिशनरी यानी ईसाई धर्म के लोग भारत में अपने प्रचार प्रसार करने के लिए आए और यहाँ पे बसने की उन्हें इजाज़त दी गई अंग्रेजों के द्वारा 1813 में। इस चार्टर एक्ट के द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकार द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया। ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना ये विधियां लागू नहीं की जा सकती थी। कंपनी को पुनः अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, किंतु यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों में क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि 1813 में फिर से व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। इसका मोटा मोटी फिर से यही कहना है। इसका मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है ईसाई मिशनरियों का आगमन और कंपनी के साथ आम नागरिकों को भी व्यापार करने का मौका मिल गया भारत से। उसके बाद इस चार्टर एक्ट के द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकार द्वारा, यानी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की जो भी उस समय सरकार होगी उसके द्वारा बनाई गई विधियों को ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया। मतलब ब्रिटिश की जो भी राजा होंगे, बम्बई का जो भी राजा होगा, मद्रास का जो भी राजा होगा, वो कोई भी नियम कानून बनाएगा वो सबसे पहले नियम कानून किसके पास लेके जाएगा? तो ब्रिटिश संसद के पास लेके जाएगा। जिस प्रकार कोई भी नियम कानून भारत में राज्यसभा लोकसभा बनने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक उसी तरह बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में कोई भी नियम कानून बनाएगा यहाँ की सरकार, यहाँ के राजा लोग, तो सबसे पहले उन्हें ब्रिटिश संसद में जाना होगा और ब्रिटिश संसद के अनुमति के बिना ये विधियां लागू नहीं की जा सकती। जिस प्रकार राष्ट्रपति कोई भी नियम कानून को मानने से मना कर देगा तो वो योजना लागू नहीं होगा, वो कानून नहीं बनेगा। ठीक इसी तरह ब्रिटेन के संसद अगर कोलकाता, बम्बई और मद्रास का नियम को अगर निगलेक्ट कर देता है तो वो नियम लागू नहीं होगा। बस यही था 1813 का चार्टर एक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बोलता है। माफ कीजिएगा दोस्तों, आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। चलो अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। चार्टर एक्ट 1833। अब ये चार्टर एक्ट 1833 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझिएगा क्या इंपॉर्टेंट होता है। इस एक्ट के द्वारा अब कंपनी व्यापारिक संस्था न रहकर प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करने लगती है। अब यही कंपनी धीरे धीरे क्या कर रहा है, पहले व्यापार करने आई लेकिन अब क्या कर रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था संभालना शुरू कर देती है 1833 में। अब पूरा प्रशासन व्यवस्था कंपनी के हाथों में धीरे धीरे जा रहा है। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833। जो पहले बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1773 में, और वही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 में, तथा गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया और पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माना गया। इस एक्ट के द्वारा 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। मैं पहली बार सिविल सर्विस की तैयारी यानी पहली बार सिविल सर्विस की खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया 1833 में। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। अंततः 1843 ईस्वी में दास प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा उसे कहेंगे जिससे किसी का जमीन हड़प के उसके पूर्वजों हमारे गुलाम बने रहेंगे, उसके बाल बच्चा। मतलब हम लोग क्या कर दिए, हम लोग अंग्रेजों का गुलाम बन के रहना शुरू कर देते हैं। हम हैं, हम मर गए, मेरा बेटा बनेगा, वो बन, तो वही
मेरा बेटा बन गया गुलाम, मेरा पोता बन गया गुलाम, तो उत्तराधिकारी जैसे राजा बनता है उसी तरह उत्तराधिकारी गुलाम बनते चला जाता है, उसी को हम लोग कहेंगे दास प्रथा। और यही दास प्रथा को 1843 ईस्वी में 1833 के अधिनियम के तहत 1843 में दास प्रथा को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। चलो नेक्स्ट जो हो जाएगा वो लास्ट हो जाएगा आपका चार्टर एक्ट 1853। ये क्या होता है, कंपनी शासन के अंतर्गत ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए एक्ट के अंतर्गत यह अंतिम एक्ट होता है, यानी कंपनी का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया यह अंतिम कानून हो जाता है। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद को प्रशासनिक व विधायी कार्यों से पृथक कर दिया गया। यानी 1853 एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को जो प्रशासनिक व्यवस्था था और विधायक व्यवस्था था, तो प्रशासनिक व्यवस्था को विधायक व्यवस्था से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। प्रशासन संबंधी कार्यों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्ति की व्यवस्था की गई। मतलब अब प्रशासन कौन संभालेगा, तो प्रशासन अब लेफ्टिनेंट के गवर्नर संभालेंगे। जो पहले प्रशासन व्यवस्था गवर्नर जनरल संभालते थे, अब उसके जगह पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। सिविल सेवकों के चयन के लिए क्या किया गया, खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का आरंभ किया गया, जिसके लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। तो मैकाले समिति का गठन कब किया गया दोस्तों, तो 1854 में। और पहली बार 1854 में क्या होता है, सिविल सर्विस की एग्जाम होती है, जिसमें से अंग्रेजों के समय में प्रथम बार भारत के एक विद्यार्थी होते हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो अंग्रेज के समय में प्रथम सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले भारतीय होते हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई होते हैं। यानी सत्येंद्रनाथ टैगोर पहली बार 1864 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले होते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस चैनल से हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज मैंने आप लोग का कंपनी का शासन खत्म किया। अब क्या होगा, 1857 की क्रांति होगी, और कल नहीं तो परसों मैं ब्रिटिश क्राउन यानी 1858 से लेकर के भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक, इसका भी मैं 2 लेक्चर में खत्म करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। टाटा, जोहार, जय झारखंड, जय भारत, जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।